हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल में। आज की हमारी मानवा एक लड़की पर आधारित है जो कि एक छोटे से हैमस्टर में बदल जाती है। तो आइए चलिए हमारी मानवा की शुरुआत करते हैं। वह एक धीर राजा थे जिन्होंने आइलैंड को एक साथ किया। वह पंख वाले ड्रैगन का अंतिम जीवित प्राणी था। यह दो दिग्गजों के बीच कड़वे झगड़े की कहानी होनी चाहिए थी, लेकिन वह एक छोटी हैमस्टर दानव जो दानव महल के रसोई घरों में काम कर रही थी, गलती से गलत मंच पर पहुंच गई। उसके बाद से हर उत्तर जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन गया और हर पदोन्नति के साथ एक स्पष्ट मूल्य भी जोड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक घातक जाल से बचकर निकल रही थी और धीरे धीरे उसके जाल में फंसती जा रही थी। रेबेका को अचानक प्रमोशन और वेतन वृद्धि का नोटिस मिला। ठीक उसी समय जब जब वह एक्साइटमेंट से गदगद थी और सोच रही थी कि आखिरकार उसे प्रमोशन मिल गई। नोटिस पर लिखे पति ने उसके दिल पर हथौड़े की तरह वार किया। महामहिम राक्षस राजा की निजी दासी। राक्षस राजा अकबर के बारे में कहानियां हर कोई जानता था। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही सिंहासन हासिल किया और बस 10 साल की उम्र में उन्होंने खंडित डार्क डोमेन को एक साथ कर दिया और पूरे पंख वाले ड्रैगन कबीले का खत्म कर दिया और स्लाट महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली बन गए। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि माँ और अपनी बहन के पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया था। एक तानाशाह जिसके हाथ इतने खून से रंगे हो, उसके शासन में जिंदा रहना ही एक चमत्कार था। उसके लिए काम करना तो दूर की बात थी। डर से भरकर रेबेका ने मेन रसोइये से उसे वहीं रहने देने की विनती की, लेकिन शेफ ने सिर्फ मुस्कुराकर उसे समझाया। निर्णय लेने से पहले वेतन और लाभों पर एक नजर डाली। छुट्टियों का भुगतान, वर्ष के अंत में 3 गुना बोनस और यहाँ तक कि वे उसके आवास और निवास संबंधी मुद्दों को भी हल कर देंगे। यह किसी भी कामकाजी व्यक्ति के लिए सपना लाभ पैकेज था। पैसे और अपने परिवार से मिलने के अवसर के लालच में आखिरकार रेबेका ने दांत पीसते हुए नौकरी स्वीकार कर ली। सतह पर दो यह एक सुनहरा अवसर लग रहा था, लेकिन इसमें खतरा भी था। बेचैनी से भरे दिल के साथ रेबेका राक्षस राजा के कमरे में पहुंची। किसी ने उसके हाथों में झाड़ू थमा दी और ठंडे स्वर में आदेश दिया, जाओ और फेनिक्स हॉल को साफ करो। रेबेका का दिल बैठ गया। वह झिझकी क्योंकि उसने सुना था कि फिनिक्स हॉल एक बैन एरिया है। उसकी अनिच्छा देखकर मेन रसोइया ने मेन रसोइया ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम अपने पहले काम से ही क्यों बचना चाह रही हो। उसके आसपास के दूसरे लोगों ने भी सहमति व्यक्त की, क्योंकि वे उसके पहले दिन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहते थे। रेबिका के पास खुद को तैयार करने और सहमत होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही वह चली गई, दूसरे लोग फुसफुसाने लगे, मैंने सुना है कि सबसे कूल युद्धवंतियों को फिनिक्स हॉल में बंद किया गया है, विशेष रूप से सबसे निचले तल पर, जहां वे किसी अज्ञात पहचान वाले इंसान को बंद करके रखे हुए हैं। जो भी कभी फिनिक्स हॉल में घुसा है, वह या तो मर गया है या अपंग हो गया है। जैसे ही रविका हॉल में दाखिल हुई, उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक एक शक्तिशाली अंधकारमय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई। बहुत सारी गुस्सैल आत्माओं की दुखद लहरें हवा गूंजने लगी। रफिका ने बहुत संघर्ष किया। वह यहाँ इस तरह से बेवजह मरना नहीं चाहती थी। तभी उसे पीछे से कुछ आता हुआ महसूस हुआ डरने से उसे तुरंत और डर ने उसे तुरंत घेर लिया। घबराहट में अंधेरे से एक हाथ बाहर आया और उसे हिंसक ढंग से सबसे नीचे लेवल पर धकेल दिया। रबिका ने अपने शरीर में असहनीय दर्द को सहते हुए अपनी आंखें खोल ली। उसने देखा कि एक आदमी के बाल सफेद थे, कान नुकीले थे और उसकी पीठ पर बड़े बड़े पंख थे। उसके अंग मोटी लोहे की जंजीरों से कसकर बंधे हुए थे और उससे एक रहस्यमय और खतरनाक आभा निकल रही थी। रेबेका का दिल घबरा रह गया। एक पंख वाला ड्रैगन, लेकिन क्या वे सभी राक्षस राजा द्वारा मारे नहीं गए थे? उस आदमी की शक्तिशाली उपस्थिति से रेबेका डर से कांपने लगी, लेकिन वह बाहर
की दुष्ट आत्माओं से बुरी तरह अलग अलग था। वह उसके बचने की एकमात्र उम्मीद हो सकती थी, लेकिन वह उम्मीद तुरंत ही आतंक में बदल गई। पंखों वाले ड्रैगन की मोटी पूंछ काली बिजली की तरह चमक रही थी और रेबेका के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। पूंछ ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसकी गर्दन को जकड़ लिया। रेबेका को जैसे ही मौत का डर सताने लगा, वह हाफने लगी। वह संघर्ष करती रही, पंख वाले अजगर से उसे छोड़ देने की विनती करती रही, लेकिन उसकी विनती को ठंडी खामोशी ही मिली। रेबेका ने सावधानी से ऊपर देखा और पाया कि पंखों वाला ड्रैगन घायल हो गया था। उसके घाव से अभी भी खून बह रहा था। किसी कारणवश उसके मन में दया की लहर दौड़ गई और अजीब ख्यालात। अभी तक समझ में नहीं आया था कि पंख वाले ड्रैगन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। तुम तो बस यहाँ फेंका गया एक और कचरा हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रबिका ने जल्दी से समझाया। उसकी आवाज भय और घुटन से भरी हुई थी। मैं राक्षस राजा की निजी दासी हूँ। आज मेरा पहला दिन था और दूसरे नौकरानियों ने मुझे धोखे से यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया। यह सुनकर पंख वाले अजगर के होठों पर एक दुर्द मुस्कान आ गई, मानो उसने कुछ मनोरंजक बात सुन ली हो। फिर उसने अपनी पूंछ उसकी गर्दन से छुड़ा ली। रेबेका की सांस फूलने लगी। उसे राहत महसूस होने में अभी समय ही लगा था कि उसने पंखों वाले ड्रैगन की गहरी आवाज फिर से सुनी। छोटी सी बात, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। रेबेका को राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन इससे पहले कि वह जश्न मना पाती, पंखों वाला ड्रैगन धीरे से बोला, लेकिन मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं बचाऊंगा। क्या आप तैयार है? रेबेका जानती थी कि यह शैतान के साथ सौदा हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास एकमात्र रास्ता इस जीवन रेखा से चिपके रहना। उसने एक्साइटमेंट के साथ सिर हिलाया। पंखों वाला अजगर अचानक झुका और अपने होठ उसके होठों से चिपका दिए। उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। एक शक्तिशाली अंतर्ज्ञात ने रेबेका को बताया कि इस समय से उनके भाग्य आपस में जुड़ गए थे। इस बीच रेबेका को राक्षस राजा के स्नान के लिए बुलाया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुखिया घबरा गया और तुरंत पीड़ित बन गया। जब हम नहीं देख रहे थे, रेबिका फिनिक्स हॉल में घुस गई। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, रेबिका भीड़ के सामने दौड़ी। माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर कोई हक्का बक्का होकर उसे देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह फिनिक्स हॉल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर आ गई है। मुखिया को चिंता थी कि रेबिका राजा के सामने उसकी पोल खोल देगी, इसलिए उसने उसे चेतावनी दी कि वह अपने मुंह पर नियंत्रण रखे। रेबेका मुस्कुराई। उसकी आंखों में विद्रोह की झलक थी। मैं इसे संभाल लूंगी। थोड़ी देर बाद रेबेका और दो अन्य नौकरानियों को राक्षस राजा के कमरे में ले जाया गया। रेबेका को ऐसा लगा जैसे उसका भाग्य खत्म हो गया है। वह अभी अभी अजगर के मांद से बचकर आई थी और अब वह बाघ की मांद में जा रही थी। जल्द ही एक गार्ड ने उन्हें रोकने का इशारा किया। वह राजा को रिपोर्ट देने के लिए आगे बढ़ा। महाराज, उन्हें लाया गया है। एक शक्तिशाली और भयावह आभा उन पर छा गई। रेबेका का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सहज ही अपना सिर नीचे कर लिया। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तुम तीनों में एक गद्दार है। राक्षस राजा की आवाज हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी थी। रेबेका का दिमाग खाली हो गया। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। राक्षस राजा हाथ में तलवार लिए कदम दर कदम उसके पास आया। उसने हाथ बढ़ाया, उसकी ठुड्डी उठाई और ठंडे स्वर में पूछा, तुम नई हो रेबेका? रेबेका डर से कांप उठी। उसका मन तेजी से सोचने लगा, क्या उसे पंख वाले ड्रैगन के साथ मेरे सौदे के बारे में पता चल गया? ड्रैगन को 2-3 के भीतर राक्षस राजा के बालों का एक कतरा चाहिए, नहीं तो मैं जरूर से मर जाऊंगी। इससे पहले कि रेबेका अपनी घबराहट को समझ पाती, तलवार की तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि ठंडे फर्श पर लाल रंग की गर्म फुहारें फैल रही है। खून की गंध जल्द ही हवा में फैल गई। रेबेका के पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी।
जाली गुप्त रूप से ग्रे वुल्फ कबीले के दूसरे राजकुमार के साथ संवाद कर रहा था तथा उसे महामहिम के बारे में जानकारी दे रहा था। इसकी सजा है 1000 वार करके मौत। इस भयावह सीन को देखकर रेबेका पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, लेकिन राक्षस राजा बस चंचलता से मुस्कुराता रहा। उसे संभालने का कोई समय नहीं दिया। मेरे नहाने का समय हो गया है, उसने आदेश दिया। रेबेका ने मन ही मन अपने भाग्य को कोसा, लेकिन इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बस चुपचाप आंसर देने में सफल रही। आज वह सचमुच एक बाल के लिए मर सकती है। आखिरकार उसके सामने जो राक्षस राजा था वह उनकी कल्पना से 100 गुना ज्यादा निर्दयी था। क्षण भर में ही राक्षस राजा ने अपने कपड़े उतार दिए और आराम से स्नान करने लगा। रेबेका की आंखों में आशा की एक चमक दिखाई दी। शायद उसके कपड़ों पर कोई बाल बिखरा हुआ था। उसने उन्हें अंदर से बाहर तक 108 बार खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हार ना मानते हुए उसने अपने डर को दबा दिया, शांत रहने का दिखावा किया और राक्षस राजा के बाल धोने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। उसने सोचा कि अगर उसके अपने बाल धोने पर सबसे ज्यादा झड़ते हैं तो शायद उसके भी बाल झड़ेंगे। लेकिन जब उसने सोचा कि वह सफल होने वाली है तो उसने पाया कि राक्षस राजा के बाल इतने सुंदर थे कि उनमें से एक भी बाल खुला नहीं था। ड्रैगन ने उसे बस 2 दिन का समय दिया। समय खत्म हो रहा था। उसके दिमाग में एक साहसिक थॉट आया, बस इसे बाहर खींचो। जब वह अपने विकल्पों पर विचार कर रही थी तभी राक्षस राजा की ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी। मैंने सुना है कि आप और वह एक ही शहर से है और आमतौर पर काफी करीब हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता उसने दूसरे का गला काट दिया, जिसका मतलब है कि आप पर भी यह शक है कि आपने यह सब जानते हुए भी इसकी सूचना नहीं दी। रेबेका ने डर से यह सब देखा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि राक्षस राजा एक क्रूर पागल था। यहाँ तक कि जब उनकी बहन या नाबालिग भतीजे ने उनका अपमान किया तो उन्होंने उन्हें भी नहीं बख्शा। वह एक अजीब ब्लैक मम्बा की तरह था, जो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी इंसान को मारने के लिए तैयार रहता था। रेबिका पर भावनाओं का एक जटिल मिश्रण छा गया। एक और तो यह बाल चुराने का एक अच्छा अवसर था, दूसरी ओर वह किसी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। उस जीवन मरण के क्षण में उसने एक गहरी सांस ली, धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई और कांपती हुई आवाज में नौकरानी के लिए विनती की, महाराज कृपया उसे छोड़ दीजिए। यदि आपको उस पर संदेह है तो आप उसे महल से निकाल सकते हैं, लेकिन प्लीज उसे मारिए मत। राक्षस राजा ने रेबेका को घूर कर देखा। क्या आप उसके साथी हैं? रेबेका दंग रह गई। फिर उसने गुस्से में इनकार कर दिया। खुद को दूर करते हुए नौकरानी के पक्ष में बोलना जारी रखा, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी तरह है। वह एक साधारण इंसान है जो आपके अधीन रहकर जीविका चलाने का कोशिश कर रही है तथा आशा करती है कि वह इतना पैसा बचा लेगी कि घर जाकर अपने माता पिता के पास रह सकेगी। महाराज, आपके जैसे उच्च और शक्तिशाली इंसान के पास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिनकी आप परवाह करते होंगे, जिनके वापस आने की आप आशा करते होंगे, है ना? प्लीज किसी परिवार को बस संदेह के आधार पर नष्ट न करे और ना ही उन्हें निराशा में डुबाए। प्लीज उनकी जान बख्श दो। रेबेका ने सर्वशक्तिमान राक्षस राजा से इतनी बेबाकी से बात करने की हिम्मत की थी। एक पल के लिए पूरा कक्ष खामोश हो गया और सबने उसकी सांसें रोक ली। राक्षस राजा का चेहरा काला पड़ गया। एक ठंडी खरोटों और कलाई के एक झटके से उसने दासी को 10 फुट दूर उड़ा दिया। बाहर निकलो! राक्षस राजा की बर्फीली आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। दासी अपने पैरों पर खड़ी हुई और भाग गई। रेबेका ने जल्दी से राक्षस राजा का शुक्रिया अदा करने के लिए घुटनों के बल बैठकर फिर उसे अपना वस्त्र पहनाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन भाग्य के एक क्रूर मोड़ में उसका पैर साबुन की एक टिकिया पर फिसल गया, जिसे वह बेकाबू होकर राक्षस राजा की ओर उड़ गई। आखिरी समय में राक्षस राजा ने एकदम पीछे हटकर कदम रखा और रवि का सिर के बल भाप से भरे स्नाघर में गिर गई।
उसने राजा के स्नान के पानी के कुछ घूंट भी घटक लिए। राक्षस राजा ने बस ठंडे आवाज में कहा, उससे सबक सिखाने के लिए कहा। एक पहरेदार तुरंत समझ गया और उसने जवाब दिया, जी हाँ महोदय। रेबेका राक्षस राजा के प्रकोप से बाल बाल बच गई थी और मन ही मन उन थोड़े से बालों पर खुश हुई जो उसने किसी तरह पकड़ लिए थे। लेकिन उसकी खुशी बस 2 सेकंड ही रही। उसके बाद उसके सिर पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डाल दी गई। राक्षस राजा ने टकराने के लिए रेबेका को चेतावनी के तौर पर तीन 3 दिन के एकांत कारावास की सजा सुनाई। पंखों वाले अजगर के साथ समय सीमा अब सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर थी। छोटे अंधेरे कमरे में फंसी रबिका ने एकमात्र छोटी खिड़की की ओर देखा और उसे एक थॉट आया। ऐसा लगता है कि बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपने मूल रूप में वापस बदल जाना है। एक झटके के साथ वह वापस एक प्यारे छोटे हैमस्टर में बदल गई। वह अपनी पूरी ताकत से खिड़की से बाहर चढ़ गई और आखिरकार कमरे से बाहर निकल गई। मैं आजाद हूँ। लेकिन जैसे ही वह जश्न मना रही थी, एक चमकदार नीली रोशनी चमकी और एक शक्तिशाली बल ने उसे पीछे फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा मिट्टी में धंस गया। फिर एक गार्ड ने उसे एक बच्चे की तरह उठा लिया। छोटा हैमस्टर डर से कांप रहा था, अपनी बड़ी मासूम आंखें झपका रहा था और दया की भीख मांग रहा था। लेकिन गार्ड टस से मस नहीं हुआ। एक लहर के साथ उसके हाथ से वह वापस छोटे से काले कमरे में फेंक दी गई। अवरुद्ध है, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकती। तभी रेबेका के शरीर में एक तेज दर्द उठा, मानो उसे हजारों सुइयों से छेदा जा रहा हो और धधकती आग में टुकड़े टुकड़े कर दिया जा रहा हो। क्या पंखों वाले अजगर का यही मतलब था कि तुम मौत से नहीं बच पाओगे? 1 सेकंड से भी कम समय में उसका शरीर बिखरने लगा, रोशनी के किरणों में बदलने लगा, तब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई और बस छोटे से काले कमरे का खाली सन्नाटा रह गया। अंधेरी जेल में अजगर राजा की प्रत्याशा निराशा में बदल गई थी। जैसा कि मैंने सोचा था, एक और बेकार। तभी रेबेका उसके ठीक सामने हाजिर हुई। अजगर राजा की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह लड़की उसके सामने जिंदा और स्वस्थ हाजिर हुई। रेबेका की आवाज दर्द से कांप उठी, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसके सामने खड़े आदमी से एक रहस्यमय और घातक आभा निकल रही थी। एक ऐसी आभा जिसने उसका खून खौल दिया। उसकी गहराइयों से एक अजीब सी लालसा उठी। उसकी आत्मा ने तुरंत उसके पूरे शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने बेकाबू होकर ड्रैगन किंग का हाथ पकड़ लिया, अपना मुंह खोला और लगभग पागलों की तरह काट लिया। किसी भूखी औरत की तरह उसका खून पीती रही। जैसे जैसे खून उसके गले से नीचे उतरा, उसकी चेतना धीरे धीरे लौटी और उसके शरीर का तेज दर्द ज्वार की तरह कम हो गया। जब वह पूरी तरह से होश में आ गई तो ड्रैगन किंग का सुंदर ठंडा चेहरा अपने से कुछ इंच की दूरी पर देखकर वह भयभीत हो गई, जबकि उसका हाथ अभी भी उसके खून से लथपथ हाथ को पकड़े हुए था। एक बार फिर बहुत हो गया। ड्रैगन किंग की आवाज गहरी और ठंडी थी। रेबेका बिजली के झटके से कांप उठी और उसने उसका हाथ छोड़ दिया। मुझे माफ करना। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने इतना साहसिक और पागलपन भरा काम क्यों किया। ड्रैगन किंग ने नीचे साफ कोर काटने के निशान पर नजर डाली। उसके होठों पर धीरे धीरे एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर रही थी। रेबेका डर से भर गई, मन ही मन दुआ कर रही थी कि ड्रैगन किंग उसे छोड़ दे। तभी उसकी ठंडी आवाज फिर से सुनाई दी, उस दिन जब तुम मर रही थी, मैंने अपना ड्रैगन कोर तुम्हारे अंदर डाल दिया था, हालांकि इससे अस्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी के लिए। ड्रैगन कोर को पोषण के लिए ड्रैगन रक्त की जरूरत होती है, नहीं तो 2 दिनों के बाद यह मेरे शरीर में वापस लौटने से पहले तुम्हारे मांस और रक्त को जला देगा। ड्रैगन राजा की आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। वह सचमुच यह नहीं समझ पाया कि ड्रैगन कोर ने इस लड़की को क्यों नहीं मारा और उसे यहाँ क्यों लाया, लेकिन वह जरूर से उसकी रुचि जगाने में सफल रही थी और वह यह देखने के लिए क्यूरियस था कि वह आगे क्या करेगी।
ड्रैगन राजा का स्पष्टीकरण सुनकर रेबेका तुरंत समझ गई। अब से उसे जिंदा रहने के लिए उसके खून पर निर्भर रहना पड़ेगा। ड्रैगन राजा ने वादा किया कि जब तक वह उसकी आज्ञा का पालन करेगी, वह उसके आवश्यक ड्रैगन रक्त उपलब्ध कराएगा। रेबेका हिचकिचाई। राक्षस अध्यायों में ही मार दी जाएगी। यह विचार आते ही रेबेका ने स्वर्ग को कोसा कि उसने उसे इस झंझट में घसीटा। लेकिन ड्रैगन राजा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक और चारा फेंका। मेरे लिए एक और काम करो और मैं तुम्हारे शरीर के भीतर ड्रैगन कोर को स्थायी रूप से स्थिर कर दूंगा। रेबिका ने थके हुए भाव से उसकी ओर देखा। सच में? ड्रैगन राजा ने ठंडी हंसी हंसी। मेरे ड्रैगन कोर में एक ऐसी क्षमता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। राक्षस राजा के बालों को मध्यम बनाकर आप उसके सपनों में घुस सकते हैं। रेबेका का दिल बैठ गया। क्या महामहिम के सपनों में प्रवेश करे? यह सही है। मैं चाहता हूँ कि आप उसके सपनों में जाए और मेरा उल्टा पैमाना खोजे। रेबेका ने ड्रैगन राजा के घाव को देखा और उसके अंदर सहानुभूति की भाव जाग उठी। लेकिन तर्कसंगत दिमाग ने जल्द ही काम करना शुरू कर दिया। ड्रैगन राजा ने बहुत सारे बुरे काम किए थे, जिनके कारण दानव राजा ने उसके शल को उतार दिए। वह उसकी दया के पात्र नहीं था। यह दो शक्तिशाली इंसानों के बीच लड़ाई थी, तो फिर उसके जैसी छोटी सी लड़की बीच में क्यों फंस गई? जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती, उतना ही यह अनुचित लगता और वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाती। मैं नहीं जाना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। यह सुनकर ड्रैगन राजा ने उसके अंदर के ड्रैगन कोर को वापस लेने की धमकी दी, जिससे वह तुरंत मर जाएगी। उसने रेबिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। आप बहुत प्रतिभाशाली है और आपका एक निश्चित सौंदर्य मूल्य है। अपनी जान बचाने के लिए रेबिका ने ड्रैगन किंग द्वारा दी गई इस जिंदगी रेखा को थामे रखा और वादा किया, मैं मिशन पूरा करूंगी, मैं मिशन पूरा करूंगी। ड्रैगन राजा ने संतोष में सिर हिलाया। एक बार सपना खत्म हो जाने पर ड्रैगन को राक्षस राजा की उसकी स्मृति को मिटा देगा। आप वास्तविक दुनिया में सुरक्षित रहेंगे। रेबिका के पास ढेर सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती कि यह कैसे किया जाए, ड्रैगन किंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। ड्रैगन कोर आपके साथ सपने में चला जाएगा, बस इसके निर्देशों का पालन करे। ऐसा कहते हुए उसने अपने खून बहते हाथ पर नजर डाली और रेबेका के कान के पास झुककर धीमी हंसी के साथ फुसफुसाया, अगली बार तुम्हें मेरे खून के बदले मेरे उल्टे स्केल का स्थान बदलना होगा। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने अपना हाथ हिलाया और हवा में से एक विशाल जादुई चक्र प्रकट हुआ, जो रहस्यमयी और खतरनाक रोशनी से चमक रहा था। रेबेका मानसिक रूप से भी तैयार नहीं थी। इससे पहले कि ड्रैगन राजा उसे वायु के केंद्र में धकेलता, दुनिया घूम गई और जब वह होश में आई तो वह एक असीम अंधेरी जगह में थी। अनगिनत तीखी तलवारों की परछाइयां उस पर घातक उल्कापिंडों की तरह बरस रही है। रेबिका की आंखें डर से चौड़ी हो गई। वह भयानक हमले से बचने के लिए दाएं बाएं घूम रही थी, लेकिन चाहे उसने कितना भी कोशिश की हो, वह एक अदृश्य पिंजरे में फंसी हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही वह हार मानने वाली थी, ड्रैगन कोर की आवाज सुनाई दी। यह राक्षस राजा की चेतना की सीमा है। उसकी रक्षात्मक जागरूकता ने घुसपैठियों को रोकने के लिए तलवार के शासन का रूप ले लिया है। लेकिन चिंता मत करो, आप यहाँ बस अपने चेतन रूप में हैं। आपको दर्द महसूस होगा, लेकिन सच में आपको चोट नहीं पहुंचेगी। अकेला दर्द ही रेबेका को मारने के लिए काफी था। उसे चिंता थी कि अगर राक्षस राजा ने ड्रीम नहीं देखा तो उसे उसे बेकार की कष्ट सहना पड़ेगा। ड्रैगन कोड ने कहा, वास्तव में चेतना के क्षेत्र में आप अपनी कल्पना से चीजें बना सकते हैं। आप उन्हें रोकने के लिए एक छाता बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? रेबेका की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी कल्पना को उड़ान भरने दिया। लेकिन जब उसने
एक्साइटमेंट से उन्हें खोला तो परिणाम वही था। उसने बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया था। बेकार, तुम निराशजनक हो, ड्रैगन कोर ने ठंडा निराशा तभी ड्रैगन कोर ने डाटा। निराश तभी संपूर्ण चेतना स्थान हिंसक रूप से कपनीत हो गया। ड्रैगन कोर की अभिव्यक्ति बदल गई। राक्षस राजा सपना देख रहा है। मैं सपने में प्रकट नहीं हो सकती, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगले ही पल रेबेका को एक शक्तिशाली खिंचाव महसूस हुआ जो उसे दूसरी जगह पर खींच रही थी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक शानदार शयन कक्ष में नर्स की वर्दी पहने पाया। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी जिससे फर्श पर एक धुंधली सी छवि बन रही थी। रेबेका का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने सोचा क्या वह राक्षस राजा है। ड्रीम में सब कुछ राक्षस राजा की चेतना द्वारा निर्मित होता है जिसमें आपका स्वरूप भी शामिल है। ड्रैगन कोर की आवाज एकदम सही समय पर गूंजी। रेबेका का दिल बैठ गया। आधी रात को शयन कक्ष, एक पुरुष और एक महिला अकेले, नर्स की वर्दी। उसके गाल लाल हो गए और वह अपने मन में शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। यह राक्षस राजा कुछ विचित्र चीजों में लिप्त है। क्या यह एक मसालेदार सपना होगा? यह सोचकर कि शायद वह पहली बार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का अनुभव करने वाली है, रेबेका दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रेबेका ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह एक सपना है, यह सब झूठ है। वह सावधानी से राक्षस राजा के बिस्तर के पास गई तो उसे एक प्यारा सा छोटा लड़का मिला। बड़ी बहन, आज तुम मुझे शॉर्ट कहा दे रही हो? रेबेका पूरी तरह से हैरान थी। कुछ समय पहले तो यह राक्षस राजा था, वह अचानक कैसे बदल गया? उसके दिमाग में एक साहसिक थॉट आया, लेकिन उसने पहले उसकी पहचान की पुष्टि करने का निर्णय लिया। उसने पेशेवर लहजे में पूछा, छोटे, तुम्हारा नाम क्या है? छोटे लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई। नर्स बहन, तुम्हें क्या हुआ है? मैं क्राउन प्रिंस अबरान हूँ। रेबेका तुरंत पिघल गई। वह बहुत प्यारा है, उसने सोचा। साथ ही उसे राहत भी मिली। 10 साल से कम उम्र के राक्षस राजा को संभालना आसान होना चाहिए। यह याद करते हुए कि ड्रैगन कोर ने कहा था कि सपना उसकी यादों को मिटा देगा, रेबेका को लगा कि वह जो चाहे कर सकती है। सबसे पहले वह उसे बहुत लाड प्यार करने वाली थी। रेबेका ने प्यारे छोटे राक्षस राजा को गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर मजाकिया लहजे में धमकी देते हुए कहा, बड़ी बहन तुम है, नितव मैं गोली मारेगी। लेकिन उसे हैरानी हुआ जब छोटे राक्षस राजा ने आज्ञाकारी ढंग से पलटकर अपना छोटा सा नितंब सामने रख दिया। इससे रेबेका पूरी तरह से विचलित हो गई। क्या बच्चों को टीके लगाने पर रोना और चीखना नहीं चाहिए था? छोटे राजा ने दर्द को रोकते हुए अपने होंठ काटे और बाद में मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया नर्स बहन। यह देखकर कि वह कितना दयनीय और प्यारा था, रेबेका को अपराध बोध हुआ। उसे एक बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। उसने एक रुमाल निकाला, उसकी आंख के कोने से आंसू पहुंचे और धीरे से कहा, एक इंजेक्शन के बाद एक टुकड़ा कैंडी दर्द को दूर कर देता है। क्या होगा अगर बड़ी बहन तुम्हें एक दे दे? कैंडी का नाम सुनते ही छोटे राजा की आंखों में चमक उठी। उसकी मुस्कान उसकी कल्पना से भी ज्यादा चौड़ी थी। बड़ी बहन, तुम सबसे अच्छी हो। रेबेका ने ड्रैगन कोर द्वारा सिखाई गई विधि का इस्तेमाल किया तथा हवाओं से कैंडी का एक टुकड़ा बनाने का कोशिश किया। 49 कोशिश के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। छोटे राजा की आंखों में आशा भरी नजर देखकर वह उसे निराश नहीं कर सकी। अचानक उसके मन में एक थॉट आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बड़ी बहन के पास अभी कोई कैंडी नहीं है, इसकी जगह इसे इस्तेमाल करते हैं। उसने ध्यानपूर्वक उसके हाथ की हथेली पर चित्र बनाना शुरू किया। छोटे राजा ने रेबेका की एकाग्र अभिव्यक्ति को देखा। उसका दिल बेजुजा तेजी से धड़क रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, छोटा राजा राक्षस राजा बन चुका था। रेबेका ने कैंडी बनाना खत्म किया और अगली बार उसे असली कैंडी देने का वादा किया। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और अपने सामने लंबे प्रभावशाली राक्षस राजा को देखा तो वह टिटक गई और सहज ही 10 फीट पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, महाराज।
वह घबरा गई थी कि क्या हो रहा है, क्या यह कोई जादू है। इस बीच राक्षस राजा अपनी हथेली को घूरता रहा और सोचता रहा, कैंडी का यह छोटा सा चित्र मेरे अंदर ऐसी अजीब भावना क्यों जगा रहा है। राक्षस राजा का उदास चेहरा अचानक एक चमकदार मुस्कान में बदल गया। रेबेका ठिठक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि राक्षस राजा का चेहरा इतना कोमल हो सकता है। राजा ने अपने अबमसल शरीर की प्रशंसा करते हुए अपनी कमर कस ली। बड़ी बहन, आपकी दवा अद्भुत है। मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ। मैं अब उन पुराने मंत्रियों से नहीं डरता जो मुझे परेशान करते हैं। रेबेका को तुरंत एहसास हो गया कि क्या हुआ था। यह दवा विकास को तेज करने वाली थी और राक्षस राजा का दिमाग शायद अभी भी 10 साल की उम्र में अटका हुआ था। इससे पहले कि वह यह समझ पाती, राजा एक सुनहरी पिल्ला बन गया और उसकी बाहों में गिर पड़ा। बड़ी बहन, बड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। रेबेका घबरा गई, खासकर तब जब उसने देखा कि उसकी नर्स की वर्दी किसी तरह एक सेक्सी छोटे नाइट ग्राउंड में बदल गई थी। जैसा ही वह मना करने वाली थी, ड्रैगन कोर की तीव्र आवाज उसके दिमाग में गूंजी। सहमत, यह पता लगाने का सही मौका है कि उल्टा पैमाना कहाँ है। कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण रेबेका को सहमत होना पड़ा। राक्षस राजा ने एक स्वयं विशाल कुत्ते की तरह अपने बड़े सिस्टरों को गले लगाया और शांति से सो गया। शांत कमरे में बस उनके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। रेबेका का मानसिक शॉर्ट सर्किट हो रहा था। राजा के निर्मल निर्दोष चेहरे को देखकर उसके हृदय में एक अजीब सी भावना उत्पन्न होने लगी। राजा ने धीरे से कहा, बड़ी बहन, कल मेरा राजवैशिक है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है। रेबेका ने अवचेतन रूप से उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, अच्छी नींद लो। मैं यहाँ आपके साथ हूँ महाराज। लेकिन राजा ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसकी नज़र रेबेका पर टिक गई। बड़ी बहन, अब मेरी तरफ देखो। क्या आपको लगता है कि मैं कल उन लोगों को डरा सकता हूँ? बोलते समय उसने अपनी बाहें सिकुड़ी और होठों को सख्त बना दिया तथा ठंडा और प्रभावशाली दिखने की पूरी कोशिश की। लेकिन उसका यंग चेहरा उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था तथा रेबेका के दिल पर पूरी तरह से कब्जा कर रहा था। तुम्हारा शरीर बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हारे हाव भाव अभी भी थोड़े बचकाने हैं। तब क्या करूं बड़ी बहन? जल्दी करो और मुझे सिखाओ। इसके बाद रेबेका ने प्रदर्शन करना शुरू किया तथा उस भयंकर और डरावने बिहेवियर की नकल की जो उसे याद था, राक्षस राजा का आमतौर पर होता था। अचानक उसने अपनी गर्दन पर एक पकड़ महसूस की, क्योंकि राक्षस राजा ने उसे पलट दिया और बिस्तर पर दबा दिया। उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक चमक उठी और वह गुर्राया, औरत, क्या तुमने राजा के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत की? तुम मौत को दावत दे रही हो। रेबेका भयभीत थी। उसे लग रहा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन अगले ही पल राजा ने उसे छोड़ दिया और मुस्कुराकर देखने लगा। बड़ी बहन, मैं कैसा था? क्या वह अच्छा था? रेबेका केवल एक मुस्कान ही दे पाती है, जो एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। अपने सामने राक्षस राजा को देखकर वह दया की लहर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। इतनी छोटी उम्र में ही उसे वैक्स होने का नाटक करना पड़ा और बेड़ियों के झुंड के बीच अपनी जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों को सहलाया और उसे धीरे से सांत्वना दी। तुम एक दिन महान राजा बनोगे। राजा उसकी बातों से बहुत खुश हुआ। वह धीरे से झुका और उसके गाल पर एक हल्का सा चुम्बन दिया। बड़ी बहन का स्वाद कैंडी से भी ज्यादा मीठा है। रेबेका का दिमाग खाली हो गया। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। जब उसे होश आया तो राजा का अत्यंत सुंदर चेहरा उससे कुछ ही इंच की दूरी पर था। हे भगवान, मुझे अभी अभी एक खूनी तनाशाह ने चूम लिया। उसने घबराते हुए सोचा, नहीं नहीं नहीं, वह अभी बच्चा है। राजा ने कहा, बड़ी बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसने उसे एक नाजुक बक्सा दिया। यह आपके लिए है। रेबेका ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए गिफ्ट ले लिया। उसने उसे खोला तो उसमें एक प्यारा सा हैमस्टर के आकार हेयर क्लिप था। यह परिचित लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्यों, राजा उसके सामने आ गया और धीरे से उसके बालों में पिन लगा दी। मैं जानता था यह क्लिप आप पर सबसे अच्छी लगती है।
बड़ी बहन, आप बहुत सुंदर है। रेबिका के गाल जल गए। क्या वह मुझसे अपना अपराध स्वीकार कर रहा है? सपने में राक्षस राजा अलग दिखता है। उल्टे पैमाने को खोजने का हैमस्टर का मिशन विफल रहा, लेकिन ड्रैगन राजा ने न केवल उसे मारा नहीं, बल्कि उसके अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा भी की। उसकी अजीब प्रतिक्रिया से रेबिका इतनी डर गई कि वह 10 फीट पीछे हट गई। मैं मिशन में असफल रही। क्या आप ड्रैगन को और वापस लेने जा रहे हैं? लेकिन ड्रैगन राजा ने बस अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, मैं खुद राक्षस राजा के सपना में प्रवेश करने की कोशिश की है, लेकिन मैं हमेशा उसकी राक्षस तमक चेतना से दूर रहा हूँ। उसने ड्रैगन कोर के जरिए रेबेका को देखा। मैं महसूस कर सकता था कि तुम उसके सपने में स्वतंत्र पूर्वक घूम रही थी। इसका मतलब है कि राक्षस राजा आप पर भरोसा करता है। रेबेका को यह अविश्वसनीय लगा। मुझे मुझे कोई नहीं, राक्षस राजा मुझ पर भरोसा करता है। लेकिन ड्रैगन राजा ने अपनी बात जारी रखी। अपने पहले ड्रीम में आपने राक्षस राजा से कुछ और बार रहस्य उगलवाया और हो सकता है कि हम उस उल्टे तराजू पर अपना हाथ रख ले। रेबेका सवालों से भरी थी। क्या वह रहस्य है जिसके बारे में वह बात कर रहा है? वह हैमस्टर हेयरक्लिप। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि ड्रैगन राजा चाहता था कि वह सपने में वापस चली जाए। वह सिरहुरी और चिंतित होकर पूछी, कुछ और बार? क्या मतलब है तुम्हारा? ड्रैगन राजा ने एक साहसिक अनुमान लगाया। ड्रीम की विषय वस्तु उससे जुड़ी वस्तु से संबंधित होती है। यदि आप सपने देखने वाले की लार आंसू या खून प्राप्त कर सके, तो आप उनके गहरे सचेतन में प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। तो अगली बार मुझे आपसे राक्षस राजा के खून की कुछ बूंदें लाने की आवश्यकता होगी। रेबेका का सिर डर से झनझना उठा। पिछली बार कुछ बाल पाने के कारण ही उसकी जान जाते जाते बची थी। इस बार उसे खून चाहिए था। यह मूलतः एक आत्मघाती मिशन था। वह टूट गई थी। शायद मुझे राक्षस राजा को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन क्रूरतापूर्वक मार दी गई। नौकरानी की छवि उसके दिमाग में कूद गई और उसने तुरंत उस थॉट को खारिज कर दिया। फिर भी इस पंख वाले अजगर को, चाहे वह कितना भी अजीब और अप्रत्याशित क्यों न हो, अभी भी उसकी जरूरत थी। वह खुद उसे नहीं मारेगा, कम से कम अभी तो नहीं। यह सोचते हुए रेबेका ने गहरी सांस ली और अपना मन बना लिया। मैं यह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मुझे 6 दिन लगेंगे और आपको उस दौरान मुझे अपना खून देना होगा। ड्रैगन राजा तुरंत सहमत हो गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपनी छाती से एक गहरे लाल रंग का शल्क निकाला और रेबेका को दे दिया। यह लो, इसमें राक्षस राजा की आदतों और प्राथमिकताओं के बारे में कुछ जानकारी है। रेबेका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। आपको यह जानकारी कैसे मिली? वह अचानक बोल पड़ी। ड्रैगन राजा ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आवाज में मजाकिया उपहास था। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। आपको बस यह याद रखने की जरूरत है कि वास्तविक दुनिया में वह आपको जितना ज्यादा पसंद करेगा, सपना की दुनिया में उसकी चेतना की गहराई में प्रवेश करना आपके लिए उतना ही आसान होगा। रेबेका का दिल बैठ गया। इसलिए मुझे राक्षस राजा की चापलूसी करनी होगी। रेबिका ने अत्यंत छोटे काले कमरे में अपने 3 दिन पूरे कर लिए थे, लेकिन किसी कारण से उसका निचला आधा हिस्सा अभी भी ड्रैगन राजा के साथ फंसा हुआ था। वह वापस नहीं आ पा रहा था। तभी कैप्टन पचीनो उसे छुड़ाने आए। घबराहट में रेबिका दरवाजे के पीछे छिप गई। जब गार्ड ने खाली कमरे का दरवाजा खोला तो उसने सोचा कि रेबिका भाग गई। सौभाग्यवश लास्ट टाइम में रेबिका अपने शरीर के बाकी हिस्सों को वापस लाने में सफल रही। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर बाहर निकाला। सॉरी, मैं सो रही थी। वापस आते समय रेबेका इस बात में व्यस्त थी कि ड्रैगन राजा द्वारा सिखाए गए कुछ मंत्रों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, जिससे 4 दिनों के भीतर राक्षस राजा के रक्त की कुछ बूंदें हासिल की जा सके। अचानक उसके थॉट में एक रोटी का थैला आ गया। पचिनो ने धीरे से कहा, मिस रेबेका, आपको कुछ खाना चाहिए। रेबेका बोली, शुक्रिया कैप्टन पचिनो। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि खून के प्यासे राक्षस राजा के साथ कोई इतना दयालु होगा। अगले दिन राक्षस महल ने अपना वार्षिक वैभव भोज आयोजित किया।
यह भोज सीधे शब्दों में कहे तो एक विवाह संबंधी पार्टी थी। दुनिया भर की यंग लेडीज और राजकुमारियां राक्षस राजा परम कुंवारे पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थी। इस बार रेबेका का कर्तव्य उत्तर से राजकुमारी लिली की सेवा करना था। राजकुमारी लिली के पिता उत्तरी मधुमक्खी राजा थे, जिनके पास जादुई पत्थरों का विशाल भंडार था। वह राक्षस राजा को बचपन से जानती थी और इस बार उससे शादी करने के लिए मजबूत इरादे के साथ आई थी। एक घोषणा के साथ भीड़ सम्मानपूर्वक विदा हो गई। राक्षस राजा ने अपना ग्रैंड एंट्री की, एक भयावह आभा बिखरते हुए, जिसने सभी को दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी। वह स्थिर शक्तिशाली कदमों से हॉल के केंद्र की ओर चला। उसे देखकर रेबिका जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और अपना सिर जितना हो सके उतना नीचे झुका लिया। वह डरी हुई थी कि कहीं राक्षस राजा को सपने में हुई घटना याद न आ जाए। शुक्र है वह बिना किसी पहचान के उसके पास से गुजर गया। रेबिका ने अपनी सांसें तब तक रोके रखी जब तक वह दूर नहीं चला गया। फिर आखिरकार उसे सुकून मिला। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन राजा सही कह रहा था। सपने देखने वाले को उस इंसान की कोई याद नहीं थी जो उसके सपने में आया था। उसके सामने खड़ा राक्षस राजा सपने वाले से बिल्कुल अलग था। वह डरपोक प्यारा लड़का नहीं था। अब वह एक सच्चे राजा की उपस्थिति के साथ हर सिचुएशन पर नियंत्रण रखता था। रविका के दिल में आशा की एक किरण जगी। इस शक्तिशाली राक्षस राजा के भीतर चुपी कमलता को खोजने की इच्छा, लेकिन वह जल्दी से इससे बाहर निकल गई, यह जानते हुए कि उसकी प्राथमिकता उसका खून पाने का कोई रास्ता खोजना है। जैसे ही उसने अपना दिमाग खपाया, राक्षस राजा की गहरी निगाह अचानक उस पर पड़ी, फिर तेजी से दूर चला गया। इस थोड़े समय में भीड़ भीड़ में मौजूद तेज तरार महिलाओं ने कैद कर लिया, जिससे हड़कंप मच गया। महामहिम बस राजकुमारी लिली को देख रहे थे। हमारे पास कोई मौका नहीं है। हालांकि राजकुमारी लिली रेबेका की ओर देखते हुए नाराज दिखी। क्या ऐसा है? राजकुमारी के अचानक ध्यान ने रेबेका के पसीने छुड़ा दिए। वापस राजकुमारी लिली जानबूझकर रेबेका से टकराई, जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई रेड वाइन गिर गई। राक्षस राजा ने रेबेका की तरफ देखा। ईर्ष्या से ग्रस्त राजकुमारी लिली रेबेका को फंसाने की अपनी कोशिश में नाकाम रही और राजा से शिकायत करने लगी। महाराज, कृपया मुझे रेबेका को वापस उत्तर दिशा में ले जाने का अनुमति दे, ताकि उसे उचित अनुशासन मिले। रेबेका का दिल उछल कर उसके गले में आ गया। वह जानती थी कि राक्षस राजा उस जैसी छोटी सी बच्ची के लिए अपनी प्यारी राजकुमारी को नाराज नहीं करेगा। अगर उसे जीना है तो उसे खुद को बचाना होगा। वह धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ी और चिल्लाई, मैं नहीं जा सकती। मैं कैप्टन पसीनो के साथ एक भावुक रिश्ते में हूँ और मैं उनसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती। उसके शब्दों ने पूरे हॉल को खामोश कर दिया। पसीनो भी स्तब्ध था, लेकिन रबिका के हताश भाव देखकर वह उसके झूठ का पर्दाफाश करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और राजा से उसकी ओर से विनती करते हुए उसके साथ खेलने लगा। सभी जानते थे कि राक्षस राजा और पसीनो भाई जैसे घनिष्ठ थे। राजा की लाज बचाने के लिए राजकुमारी लिली को अपनी योजना छोड़नी पड़ी। ठीक है, मैं अपनी कपड़े बदलने जा रही हूँ, माफ करना। मुसीबत से बचकर रबिका ने राहत की सांस ली। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे शक्की राक्षस राजा उस पर टूट पड़ेगा। राक्षस राजा ने पसीनो कुली से पूछा, तुम दोनों कब मिले? पसीनो के पास कुछ बताने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मुझे वह शुरू से पसंद थी। वह फिर मैंने देखा कि वह कितनी बहादुर है। जैसे ही उसकी कैद खत्म हुई, मैंने कबूल कर लिया। राक्षस राजा के होठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपने गलत अनुमान नहीं लगाया होगा। उससे पहला डांस शुरू होते ही डांस अपने चरम पर पहुंच गया। राजकुमारी लिली अपने कपड़े बदलकर राक्षस राजा के इनविटेशन का बेसब्री से इंतजार करते हुए जल्दी से वापस लौटी। इसके बजाय राजा रेबेका के पास गए और अपना हाथ बढ़ाया। मिस, क्या मैं यह डांस कर सकता हूँ? पूरा कमरा गूंज उठा। सभी फुसफुसाने लगे, यह अनुमान लगाते हुए कि राक्षस राजा संकेत दे रहा था कि उसकी किसी भी राजकुमारी से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। रेबेका हक्की बक्की रह गई। उसे डांस करना नहीं आता था। जैसा ही उन्होंने डांस शुरू किया, वह अजीब तरीके से राक्षस राजा के पैरों पर पैर रखने लगी। वह दर्द से लगभग चीख पड़ा। अगर तुम्हें डांस नहीं करना आता तो तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था, वह बड़बड़ाया। रबिका ने सावधानी से आंसर दिया, जब महाराज आमंत्रित करते हैं तो मैं मना करने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? लेकिन उसके पैर अभी भी साथ नहीं दे रहे थे। राजा ने नाराज होकर उसे दूर धकेला। रबिका को लगा कि अब उसका अंत हो गया, लेकिन फिर राजा के भाव नरम पड़ गए।
मेरे पैरों पर कदम रखो, मैं तुम्हारा डांस करूंगा। रेबेका एक पल के लिए दंग रह गई। राक्षस राजा अधीर हो गया और उसने अपनी आवाज कम कर दी। मुझे दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। रेबिका के पास राक्षस राजा की गर्दन की चारों ओर आज्ञाकारी रूप से अपनी बाहों को लपेटने और उसके चमकदार चमड़े के जूते पर कदम रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे म्यूजिक पर नाचते रहे। इतने करीब होने के कारण रेबिका राक्षस राजा के सुंदर चेहरे को देखे और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय वह जो आभा बिखर रहा था वह अच्छी तरह से आरामदायक महसूस हुआ। तभी राक्षस राजा करीब झुका और वो फुसलाया, कल रात एक साहसी छोटा राक्षस मेरे सपने में घुस आया और हमने एक अंतरंग समय बिताया। क्या वह तुम थी? राक्षस राजा रवि का पर शक करते हुए उसकी परीक्षा लेना जारी रखा। आज रात मेरे पास आओ, धन शक्ति वैभव, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ, यहाँ तक कि अपना खून भी। उसकी आवाज धीमी और प्रलोभन से भरी हुई थी। रबिका ने राक्षस राजा को घूरा। यह प्रपोजल एक घातक प्रलोभन तो था ही, साथ ही जिंदा रहने का एक बेहतरीन मौका भी। पास ही पसीनो रबीका को स्तब्ध भाव से देख रहा था। उसका दिल उसके गले में था। उसे डर था कि कहीं वह गलत बात न कर दे और मर ना जाए। सौभाग्य से उस महत्वपूर्ण समय में रबीका वास्तविकता में लौट आई और उसने दृढ़ता से मना कर दिया। पसीनो और मैं एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते, लेकिन मैं उसे नौकरों की मदद करती देखती हूँ और मैंने तुम्हारे लिए उसकी बेबाक चिंता देखी है। मैं उसकी ईमानदारी और दयालुता की रक्षा करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारी शक्ति का डर है, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राक्षस राजा ने जवाब में बस एक हल्की हंसी दी। उसका चेहरा समझ से परे था। रबिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं परीक्षा में पास हो गई? उसने सोचा। एक लंबे पल के बाद राक्षस राजा धीरे से बोला, पसीनो बचपन से ही मेरे साथ रहा है। जब पहले राजा की हत्या हुई तो उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है और उसके उसके अपने परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। वह हमेशा बहुत अकेला रहता है। क्योंकि तुम दोनों साथ हो तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर करो। रेबेका को अपराध बोध और सदमा दोनों महसूस हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह निर्दयी खूनी राक्षस राजा किसी और की परवाह कर सकता है। लेकिन उसका तो कोई परिवार भी नहीं है। क्या वह भी अकेलापन महसूस करता है? सपने में वह एक अजनबी से इतना जुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसके मुश्किल दिन भी पसीनों के दिनों जितने ही कठिन थे। रबिका राक्षस राजा के लिए थोड़ी सहानुभूति महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन अगले ही पल उसकी सहानुभूति गायब हो गई जब उसने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा। अगर तुमने पसीनों को धोखा दिया तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। रबिका तुरंत घबरा गई। सही कहा, मैं उसे एक अच्छा इंसान नहीं मान सकती। वह हमेशा के लिए एक अकेला रहने का हकदार है। बॉल के बाद पसीनों की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हुए रबिका ने उसके लिए एक छोटा सा केक लेकर आई जो उसने खुद बनाया था और उसने कहा कि वह कुछ देर और उसके प्रेमी होने का नाटक करता रहे। पसीनो तुरंत मान गया। रबिका अजीब तरीके से भावुक हो गई। कैप्टन पसीनो कितने अच्छे इंसान है, उसने सोचा। कोई हैरानी नहीं कि राक्षस राजा भी उसकी इतनी परवाह करता है। सोच रहा था, राक्षस राजा ने रबिका को उसके अधूरे मिशन की याद दिलाई। वह जानती थी कि राजा बेहद शक्ति है और चुपके से उसका खून पीने की कोशिश करना बहुत जोखिम भरा था। उसकी जान भी जा सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए? रेबेका इतनी बेचैन थी कि वह अपने बाल नोच सकती थी। उसकी बेचैनी देखकर पसीनों ने मदद की पेशकश की। रेबिका की आंखें चमक उठी और उसने झूठ से कहा कि उसे प्रमोशन और वेतन वृद्धि चाहिए और उसे राजा की पसंद जाननी है, या शायद कोई ऐसी इच्छा जो उसने अभी तक पूरी नहीं की हो। पसीना समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। रेबेका पिछले 2 दिनों से अजीब बिहेवियर कर रही थी। जहां दूसरी दासियां राजा की सेवा करने से कतरा रही थी, वही वह एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रही थी। डांस के दौरान उसकी नजर राजा से हटी ही नहीं और नाचते समय वह उसे अलग ही नजर से देखती थी। पसीनों का अंदाजा हो गया कि प्रमोशन झूठ है। वह असल में राजा को समझना चाहती थी क्योंकि इसमें महामहिम का मामला शामिल था। वह तुरंत सहमत नहीं हो सका। उसने उसे कुछ देर और देखने का फैसला किया और विनम्रता से मना कर दिया। मुझे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद कैप्टन पसीनो, मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, रेबेका ने जल्दी से जाने से पहले कहा। पसीनो उसे जाते हुए देख रहा था। अपने ख्यालों में खोया हुआ महामहिम का भी कोई दोस्त नहीं रहा। अगर कोई उनके करीब आ पाता तो शायद वे खुल जाते। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेबेका निराश नहीं करेगी। रेबेका ने सारा दिन काम किया था लेकिन आखिर में कुछ नहीं मिला। उसने ध्यान से ड्रैगन राजा का तराजू निकाला। अब यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। तराजू पर एक पुरानी
तस्वीर उभर रही थी। पूर्व राजा अभी भी जिंदा था और राक्षस राजा का मासूम बच्चा था, जिसका बचपन एक करीबी दोस्त था, जिसे राजा बहुत प्यार करता था। पहले के राजा छोटे राक्षस राजा के साथ किसी भी अन्य पिता की तरह खेलता था, लेकिन अच्छे दिन हमेशा थोड़े समय के लिए ही होते हैं। पहले के राजा की अचानक मौत हो गई और छोटे राक्षस राजा को कैद कर लिया गया। तब से उसकी दुनिया अंधकार में डूब गई। शायद इसी दर्दनाक अनुभव ने कभी मासूम दिखने वाला लड़के को आज के खूनी राक्षस में बदल दिया। दर्शन में एक मुरझाया हुआ आत्मा पोलोनिया का पेड़ राक्षस राजा के अनसुलझे आघात की कुंजी प्रतीत हो रहा था। रेबेका ने सोचा कि अगर वह उस पेड़ को पुनर्जीवित कर सके तो वह राक्षस राजा से इनाम, लेकिन उसकी उम्मीद जल्द ही धूमिल हो गई। सिर्फ 2 दिन बचे थे, क्या वह अपनी कमजोर जादू से सचमुच कोई चमत्कार कर सकती थी? जैसा ही वह अपने ख्यालों से जूझ रही थी, तराजू से अचानक बिनबिनाहट की आवाज आई। उसी समय राजकुमारी लिली को घोर अपमान सहना पड़ रहा था। उत्तरी राजा लिली के चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है। आकर्षक दिखने वाली राजकुमारी लिली असल में उत्तरी राजा के हाथ का एक मोहरा पात्र थी। शादी के जरिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक हथियार, सिर्फ इसलिए कि वह भोज में राक्षस राजा का पक्ष जीतने में नाकाम रही। उसे अपने पिता के अंतहीन अपमान और डांट का सामना करना पड़ा। उत्तरी राजा का एकमात्र ध्यान उसका इस्तेमाल करके राक्षस राजा का विश्वास जीतना था, ताकि वह उसकी हत्या कर सके। लेकिन लिली का अपना एक राजा था। वह अपने भाई ब्रायन से प्यार करती थी। जब से उसे पता चला कि वह अभी भी जिंदा है, उसे बचाना ही उसके जीने का एकमात्र मकसद बन गया था। इसीलिए उसने दांत पीस कर अपने पिता की प्लानिंग मान ली। उसे लगा कि उसे अपने एम को हासिल करने के लिए कोई भी त्याग करना उचित है। उस समय पल भर में उसने चमकते नीले स्केल को अपने हाथ में थाम लिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और मजबूती के साथ भर गई। अपने भाई ब्रायन से फिर से मिलने की लालसा और यह विशाल रहस्य उस छोटे हैमस्टर ने सुन लिया, जिसे ड्रैगन स्केल वहां ले आया था। उसने एक साहसिक अनुमान लगाया। ड्रैगन राजा को बचाने के लिए वे राक्षस राजा की हत्या करने की योजना बना रहे थे। अगले दिन राक्षस राजा ने विभिन्न मधुमक्खी राजाओं और राजकुमारियों को दोपहर के भोजन में आमंत्रित किया। भोज के दौरान लिली ने एक बनावटी मुस्कान के साथ राक्षस राजा के करीब आने की कोशिश की। पहले के राजा हमेशा से हम दोनों के बीच विवाह तय करना चाहते थे। क्या आपको याद है महाराज? राक्षस राजा ने ऊपर देखा तक नहीं, बस ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मुझे नहीं। लिली के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह एक नए विषय पर उलझ गई। महाराज, पूर्व राजा की मृत्यु के लिए खुद को दोषी न ठहराए। आखिरकार आप बस 8 साल के थे। गलतियां होना स्वाभाविक है। उसकी बातों ने रेबेका का दिल दहला दिया। क्या राक्षस राजा उसके पिता की मौत, क्या राजकुमारी लिली जानबूझकर उसे उकसाने की कोशिश कर रही है? क्या यह उसकी हत्या की साजिश का पहला कदम है? राक्षस राजा का चेहरा काला और सीरियस हो गया, लेकिन लिली और भी ज्यादा उत्तेजित होती गई। पहले उसने पूर्व राजा की महान उपलब्धियों की प्रशंसा की, फिर उसकी यादों को ताजा करने और सम्मान देने के लिए डार्न शिकारगाह की यात्रा का सुझाव दिया। रेबेका को लगा कि सतर्क और शक्की राक्षस राजा जरूर मना कर देगा, लेकिन उसे हैरानी हुआ कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। जिस रेबेका इतनी डर गई कि शराब डालते समय उसका हाथ कांपने लगा और वह गिर गई। रेबेका ने राक्षस राजा को दहशत से देखा। "अ, मुझे माफ करना, मुझे बहुत माफ करना।" सौभाग्य से राक्षस राजा अच्छे मूड में था। उसने बस उसे एक ठंडी नजर से देखा और उसे जाने दिया। रेबेका जैसे उसे माफ कर दिया गया हो, जल्दी से एक कोने में चली गई। उसने इनाम पाने के लिए लिली की साजिश के बारे में राक्षस राजा को बताने के बारे में सोचा, लेकिन सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। उसने जो सुना था वह बस टुकड़े टुकड़े था, जो यकीन दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके अलावा राजनीतिक साजिशों में शामिल होना आसानी से उसे मार मार डाला जाएगा। जैसे ही वह टूटने ही वाली थी, उसने सुना कि दानव राजा और लिली अगले दिन डार्न शिकारगाह के लिए 7 दिनों की यात्रा पर निकलने की अपनी प्लानिंग को अंतिम रूप दे रहे हैं। यह खबर रेबेका पर बिजली गिरने की तरह पड़ी। एक निम्न श्रेणी की जादूगरनी होने के नाते उसे राजा के साथ जाने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन ड्रैगन राजा के साथ उसकी समय सीमा बस 2 दिन दूर थी। अब वह क्या करने वाली थी? ड्रैगन राजा की समय सीमा नजदीक आते ही रेबेका तनाव में आ गई और उसके बाल झड़ने लगे। तभी उसने दानव राजा की यात्रा के बारे में सामान पैक करने में मदद करने का आदेश मिला। अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक और जोखिम भरी प्लानिंग बनी। देर रात दुनिया सोती हुई लग रही थी, सिवाय दानव राजा के कक्ष के, जिनसे एक रहस्यमय और खतरनाक आभा फैल रही थी। हैमस्टर ने एक टेलीपोर्टेशन मंत्र का जाप किया, जिससे उसका आधा
शरीर सफलतापूर्वक दानव राजा के बगल में पहुंच गया। यह अप्रत्याशित दोष सच में उसका आवरण बन गया। हैमस्टर मन ही मन खुश हुई। उस दिन पहले सामान पैक करते समय उसने चुपके से दानव राजा के तकिए के नीचे एक परिश्रम मंत्र रख दिया था। अब दानव राजा गहरी नींद में था, सपनों में बिल्कुल अनजान। हैमस्टर उसके पास रेंगती हुई आई, उसके शरीर में खून निकालने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढ रही थी। आखिरकार उसके कान के पीछे एक बिल्कुल सही जगह मिल गई, जहां रक्त बहिकाएं भरी थी और दर्द का एहसास कम था। कांपते हाथों से उसने धीरे से सुई उसके कान के पीछे पहुंचाई और सफलतापूर्वक उसका खून इकट्ठा कर लिया। जैसा ही वह क्यूरियस होने ही वाली थी, राजा ने एक दबी हुई कर्राह निकाली। हैमस्टर का दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आया और वह सहज ही उसके कंबल के नीचे चिप गई। राक्षस राजा को लगा जैसे कुछ गड़बड़ है और उसने धीरे से अपनी रक्त लाल आंखें खोली। हैमस्टर कंबल के नीचे चिप गई, सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मामला और भी बदतर हो गया। उसी समय उसके निचले हिस्से ने टेलीपोर्ट होने का फैसला किया। राक्षस राजा अचानक उठ बैठा, उसकी आंखें थकी हुई अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी। कमरे का सुरक्षा कवच बरकरार था। कुछ भी चूक ना पाकर वह धीरे से वापस लेट गया और परिश्रम मंत्र के प्रभाव में फिर से सो गया। हालांकि मंत्र का प्रभाव शुरू हो गया और एक जबरदस्त नींद ने हैमस्टर को गर लिया। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और राक्षस राजा के शरीर पर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो वह राक्षस राजा के तराशी हुई 18 पैक एब्स को घूर रही थी। हैमस्टर की आंखें चौड़ी हो गई और वह मन ही मन चिल्लाई, नहीं नहीं नहीं, अपनी आंखें फेर लो इस पापी आदमी। घबराहट में हैमस्टर ने इस अजीब सिचुएशन से बचने के लिए टेलीपोर्टेशन मंत्र का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसके पिछले टेलीपोर्टेशन ने उसके रूप को अस्थिर कर दिया था, वह न केवल वहां से निकल नहीं पाई बल्कि सीधे अपने इंसानी रूप में बदल गई। राक्षस राजा का सुंदर चेहरा बस कुछ इंच दूरी पर था, उसके गर्म सांसें उसके चेहरे पर थी। हैमस्टर पूरी तरह से जम गई, उसका शरीर तख्ते की तरह अकड़ गया। वह मन ही मन बस बेतहाशा प्रे कर पा रही थी, प्लीज मत उठो। वह मन ही मन उस मेहनती मंत्र का जाप कर रही थी। तभी राक्षस राजा की बाहें सिकुड़ गई और वह बुदबुदाने लगा, मानो से भयानक सपने में फंसा हो। हैमस्टर का दिल कस गया और न जाने क्यों उस पर दया की एक लहर दौड़ गई। उसने हाथ बढ़ाया, उसके माथे की झुर्रियों को करना चाहा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने इसकी त्वचा को छुआ, राक्षस राजा की रक्त लाल आंखें खुल गई। हैमस्टर सहज ही हाफने लगी, कितनी सुंदर आंखें। राक्षस राजा के जगने का एहसास होने से पहले ही उसके मुंह से ये शब्द निकल गए। राक्षस राजा की लंबी पतली उंगलियां हैमस्टर की नाजुक गर्दन के चारों ओर कसकर लिपटी हुई थी। एक कपकपी दमनकारी हत्या की भावना उस पर छा गई। जैसे ही उसका दम घुटने वाला था, हैमस्टर ने उसकी उंगलियां खोलने में किसी तरह कामयाबी हासिल कर ली। उसी समय राक्षस राजा का विशाल शरीर परिश्रम मंत्र के प्रभाव से भारी हो गया और उसकी पलकें बेकाबू होकर बंद होने लगी। मौका देकर हैमस्टर ने अपनी कमजोरी के बावजूद भागने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई, लेकिन राक्षस राजा का लंबा हाथ आगे बढ़ा और उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। परिश्रम मंत्र की शक्ति हैमस्टर के भीतर भड़क उठी, उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। राक्षस राजा के लिए उसके पास अभी भी थोड़ी ऊर्जा बची थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी आखिरी ताकत राक्षस राजा को जोर से लात मारने के लिए इस्तेमाल किया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। हैमस्टर ने रोकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपना टेलीपोर्टेशन मंत्र सक्रिय कर दिया। जल्द ही वह ड्रैगन राजा के सामने हाजिर हुई, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही ड्रैगन राजा ने उसे बताया कि वह अब राक्षस राजा के सपनों में नहीं जा सकती, क्योंकि उसे खोज लिया गया था। इसीलिए वह अब आसानी से उसके बुरे सपने में नहीं जा सकती थी। हैमस्टर की आंखें धुंधली हो गई, उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। अचानक उसमें एक अजीब सा साहस भर गया। उसने दृढ़ता से हाथ बढ़ाया और ड्रैगन राजा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी और उसने जोर से कहा, मैं तुम्हारे लिए उल्टे तराजू को ढूंढने की जिम्मेदारी लेगी और तुम मुझे यहाँ से निकालोगे। कुछ समय बाद हैमस्टर एक बार फिर राक्षस राजा के विचित्र अजीब सी सपनों में पहुंच गई। इस सपने में राक्षस राजा के हाथ पैर बंधे हुए थे और वह हिलता हुआ मुश्किल में लग रहा था। हैमस्टर सावधानी से उसके पास गई और धीरे धीरे उसे खोलने लगी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ आजाद हुए, हैमस्टर की गर्दन पर एक तेज ठंडी रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि वह दर्द महसूस कर पाती, राक्षस राजा ने उसे एक ही वार में मार डाला। अगले ही पल उसे बेरहमी से एक बादल से नीचे धकेल दिया गया।
उस पल उसने सचमुच महसूस किया कि खून बहना कितना ठंडा होता है, इतनी ऊंचाई से गिरना कितना दर्दनाक होता है। वह फिर से मौत का एहसास नहीं करना चाहती थी। जैसा ही हैमस्टर उम्मीद खो रही थी, ड्रैगन कोर की आवाज उसके मन में एक रोशनी की किरण की तरह गूंज उठी। हालांकि राक्षस राजा तुम्हारे प्रति शत्रुतापूर्ण है, अच्छी खबर यह है कि तुम अभी भी उसके सपनों में जा सकती हो। परिश्रम मंत्र के कारण वह लंबे समय तक सोता रहेगा, जिसका मतलब है कि उसे बहुत सारे सपने आएंगे। दूसरे शब्दों में तुम्हारे पास अभी भी कई मौके हैं। हैमस्टर बार बार राक्षस राजा के सपनों में जाती रही। बस बस भागो, बस भागो के कुतरते जबड़ों, बिच्छुओं और अजगरों की कुचलती हुई कुंडलियों से उसकी आत्मा इतनी शत विशत थी कि वह मुश्किल से रेंग भी पा रही थी। ड्रैगन कॉ ने उसे प्यार से याद दिलाया कि अगर उसे भोर से पहले शल्क नहीं मिला तो वह हमेशा के लिए मर जाएगी। यह सुनकर और अपने परिवार को भी अपने साथ नीचे घसीटने से बचाने के लिए हैमस्टर ने खुद को जबरदस्ती उठाने पर मजबूर किया। अब से मैं सपने में खुद को मरने नहीं दूंगी। लेकिन इतने कम समय में राक्षस राजा का विश्वास जीतना भी नामुमकिन है। जैसा ही उसे प्रेरणा की एक किरण मिली, एक जोड़ी दुष्ट हाथ प्रकट हुई और उसे एक अथाह खाई में धकेल दिया। राक्षस राजा की आंखें लाल हो गई, मानो वह अपनी कारीगरी की प्रशंसा कर रहा हो। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। उसने हैमस्टर के बाहों में हरे रंग की एक चमक देखी, जो अंधेरे में मंद मंद चमक रही थी। ड्रैगन कॉर्न ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो छतरी भी नहीं बना सकती और तुम्हें लगता है कि तुम एक पेड़ पैदा कर सकती हो। हैमस्टर राक्षस राजा के पोलोनिया नामक आत्मा के पेड़ के प्रति जुनून पर दाव लगा रही थी। अगर वह साबित कर दे कि वह ही इसके खेती की कुंजी है, तो वह पंख वाले ड्रैगन के हृदय का रक्त मांग सकती थी और शल्क का जगह ढूंढ सकती थी और जरूर से उसकी कोशिश रंग लाई। गिरते ही नन्हा पौधा जड़ पकड़ गया। राक्षस राजा तीर की तरह नीचे गिरा। उसकी पतली उंगलियां हैमस्टर की कमर को कसकर पकड़े हुई थी, लेकिन सपने में उसका जादू सीमित था और उसकी उंगलियों की जादुई लौ बुझ गई। वे दोनों टूटे हुए पतंग की तरह गिर पड़े। आखिरी समय में राक्षस राजा ने हैमस्टर को बचाने के लिए अपने शरीर को मोड़कर खुद को तकिए की तरह इस्तेमाल किया। हैमस्टर ने राहत की गहरी सांस ली। हम उस ऊंचाई से नहीं मरे। उसके पास सचमुच मुख्य पात्र का कवच है। तभी राक्षस राजा की नजर उसके हाथ में मौजूद पोलोनिया आत्मा पर पड़ी। वह धीरे से बोला, यह तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने इसे उगाया है। मेरी अनूठी विकास तकनीक द्वारा परिष्कृत सार आत्मा पोलोनिया को पोषित कर सकती है। हैमस्टर ने अपने रिश्ते को दबा दिया, लेकिन उसकी आंखों की दुर्त चमक को छिपाना असंभव था। उसने अपने मन में एक आदर्श प्लानिंग पहले ही बना ली थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने का सीन उसे एक बार फिर हैरान कर देगा। राक्षस राजा के पीछे से मकड़ियों की भगदड़ मच गई। हैमस्टर भागने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि एक मकड़ी राजा पर भयंकर हमला कर रही थी। वह जमीन पर सिमट गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हैमस्टर की आंखें चौड़ी हो गई। क्या हो रहा है? ड्रैगन कोर की चेतावनी उसके मन में फूट पड़ी। यह डरावनी सपने की अंत बहुत ज्यादा राक्षसों की अभिव्यक्तियां है। आत्मा पोलिनिया ने राक्षस राजा में एक प्रबल भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की होगी। पेड़ बस आधे घंटे तक ही टिकेगा। अगर बुरा सपना मर जाता है तो सपना टूट जाएगा और आपका मिशन विफल हो जाएगा। शब्द फीके भी नहीं पड़े थे कि हैमस्टर वापस भाग रही थी। उसने राक्षस राजा का हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। राक्षस राजा ने देखा, हैमस्टर की तरफ देखा और उसका दिल धड़क उठा, मानो एक जानी पहचानी मगर धुंधली सी याद उसके जहन में कूद गई। एक बार पहले भी ऐसा लग रहा था कि किसी और ने उसकी इतनी निस्वार्थ भाव से रक्षा की थी। वे काफी देर तक भागते रहे। आखिरकार उन्हें छिपने के लिए एक सुरक्षित गुफा मिल गई। हैमस्टर ने देखा कि उसका जख्म अजीब से बैंगनी काले रंग का था। ड्रैगन क्लाउन ने उसे बेचैनी से कहा, उसे जहर दिया गया है। अगर जहर फैल गया तो वो भी मर जाएगा। हैमस्टर ने बिना सोचे समझे हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने उसकी कलाई पकड़ ली। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें जहर दिया गया है, उसने समझाया। तुम्हें तुरंत मार की जरूरत है। राक्षस राजा के कान लाल हो गए जब वो पीछे हटा। तुम्हें इजाजत नहीं है। हालांकि हैमस्टर उस पर झपटा और उसके घाव को काट लिया। आधे घंटे बाद राक्षस राजा खतरे से बाहर था। हैमस्टर ने आखिरकार राहत की सांस ली। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया है। उफ, मैं तो भूल ही गई थी कि वह एक लड़का है। उसने शांत रहने की कोशिश की। इसकी चिंता मत करो। जब मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी तो मैं बूढ़ों, बच्चों, मर्दों, औरतों, यहाँ तक कि छोटे जानवरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करती थी।
मेरी नज़र में तुम उस बघील से अलग नहीं हो जिसे मैंने पिछली बार बजाया था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, तो शायद तुम्हें भी नहीं हुआ होगा, है ना? राक्षस राजा ने अपना सिर झटक लिया। उसका गला घुटते हुए हिल रहा था। बिल्कुल नहीं। बस तभी मकड़ी से बचकर भागने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई आत्मा पोलोनिया मुरझाने लगी। उसे बचाने का बस एक ही रास्ता था। क्या है? दानव राजा ने तुरंत पूछा। हैमस्टर ने सावधानी से कहा, पंखों वाले अजगर का हृदय रक्त उसे ठीक कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में अब पंखों वाले अजगर नहीं है। यह सुनकर दानव राजा ने धीमी हंसी निकाली। उसकी आंखों में एक दूर रोशनी चमक उठी। पंखों वाले अजगर का हृदय रक्त तुम कह रहे हो? अचानक सपना जोर से हिलने लगा। पंखों वाले अजगर के रक्त के प्रति दानव राजा की आध्यात्मिक घृणा उसकी चेतना को एक आंतरिक दानव की तरह खा रही थी। अजगर के केंद्र का भाव सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह सपने के किसी गहरे लेवल में गिरने वाला है। दानव राजा की चेतना धीरे धीरे फीकी पड़ गई और जल्द ही वह सो गया। सपने में फंसने से भयभीत हैमस्टर उसे झकझोर कर जगाने वाली थी, लेकिन अजगर के केंद्र ने उसे रोक दिया। अगर वह असलियत में भी जाग गया तो हमारी सारी प्रगति नष्ट हो जाएगी। अब सपने के अंदर सपने में जाग सकते हैं, लेकिन यह अब समय आ गया है कि तुम किसी ऐसे माध्यम को खोजो जिसका उससे गहरा जुड़ाव हो। जैसे ही हैमस्टर ने गहराई से सोचा, ड्रैगन कौर ने आवाज लगाई, जैसे कि चुम्बन से उसकी लार। चुम्बन खत्म होने से पहले ही हैमस्टर का चेहरा लाल हो चुका था, लेकिन ड्रैगन कौर बेपरवाही से जारी रहा। तुम तो बस उससे मकड़ी का जहर चूस रहे थे। क्या तुमने उसके पूरे शरीर को चूमा नहीं था? हैमस्टर पहले तो इसके सख्त खिलाफ थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे हिम्मत जुटानी पड़ी और सहमत होना पड़ा। दृढ़ निश्चय। उसने धीरे से राक्षस राजा के सुंदर चेहरे को सहलाया और झुक गई। जैसे ही उनके होठ मिले, घबराहट की एक लहर उस पर छा गई। ड्रैगन कोर के मार्गदर्शन में उसने धीरे धीरे चुम्बन को गहरा कर दिया, अपनी कोमलता को राक्षस राजा की चेतना को खींचने के लिए एक धागे की तरह इस्तेमाल किया। एक अनंत काल के बाद हैमस्टर ने फिर से अपनी आंखें खोली। खुद को एक बिल्कुल नए सपनों की दुनिया में पाया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक छोटा लड़का और उस छोटे राक्षस राजा का निजी रक्षक बन जाएगा। अरे जल्दी करो, ब्रायन इंतजार कर रहा है। उसके सामने वाला राक्षस राजा पिछले सपने का बाल रूप था। और ब्रायन, उसने कहा, क्या वह काल कोठरी वाला ड्रैगन राजा हो सकता है? छोटे राक्षस राजा ने दूर किसी की ओर उत्साह से हाथ हिलाया। चांदी के बालों वाला एक छोटा लड़का धीरे से ऊपर देखा। ब्रायन, तुम यहाँ हो? अब्राम। हैमस्टर ने उस छोटे लड़के को गौर से देखा। यह सचमुच बचपन का ड्रैगन था। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह दोनों कभी गहरे दोस्त थे और अपने गहरे राज एक दूसरे से साझा करते थे। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे पिता मुझे देखे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ मेरे प्रतिभाशाली बड़े भाई पर ही टिकी हैं। उदास मत हो ब्रायन, मेरे पिता की नजरें भी सिर्फ मेरी बहन पर ही टिकी है। वह मुझे सारी अच्छी चीजें देते हैं, लेकिन फिर भी चुपके से मेरे घोड़े की नाल बदल देते हैं। तुम्हारे पिता शायद तुम्हें ऐसे प्यार करते हैं जिस पर तुमने ध्यान भी नहीं दिया। यह सुनकर छोटे ड्रैगन राजा ने निराशा में अपने दांत पीस लिए। तुम अपने पिता के एकलौते बेटे हो, तुम्हें उनका सारा प्यार मिलता है, इसीलिए तुम्हारे लिए इतनी निश्चिता भरी बात कहना आसान है। तुम मेरी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते। छोटा राक्षस राजा उलझन में था। हो सकता है मैं तुम्हारा दर्द पूरी तरह ना समझ पाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, छोटे ड्रैगन राजा ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। मेरा भाई ड्रैगन की सांसों को नियंत्रित करने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था, और मैं बस एक नाकामयाब हूँ। रोते हुए बच्चे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम भूल गए? जब देवताओं का पतन हुआ तो मेरे पूर्वज ही एकमात्र जिंदा बचे थे। मेरे पिता और मुझे दोनों को एक देव वंश विरासत में मिला था। अब राम ने अपनी आवाज धीमी कर दी। उसकी गर्म सांसें उसके दोस्त के कानों में गुदगुदी कर रही थी। दैव वंश में एक रहस्य छिपा है जो बस मेरे पिता और मैं ही जानते थे। हमारे खून की एक बूंद किसी की जादुई शक्ति को दोगुना कर सकती थी। उस समय हैमस्टर को आखिरकार समझ आ गया। राक्षस राजा ने बॉल पर जो कहा था वह सच था, लेकिन क्या उसने अपनी दैव शक्ति नहीं खोई थी? बाद में वंश ब्रायन नहीं चाहता था कि उसका दोस्त ऐसा जोखिम उठाए, लेकिन अब्राम बस मुस्कुराए। चिंता मत करो, तुम हमेशा और खून पैदा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे दूसरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम अब से मेरे
हैरान लड़के हो सकते हो और दिन में 20 बार मेरी तारीफ करनी होगी। अब्राम ब्रायन से 100 गुना ज्यादा सुंदर है। ब्रायन ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, मना कर दिया, मैं नहीं कर सकता। इससे पहले कि ब्रायन खत्म कर पाता, अब्राम ने अपनी ही खून की एक शीशी उसके हाथ में थमा दी। ब्रायन, शायद मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम कैसा महसूस करते हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा। ब्रायन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्राम को कसकर गले लगा लिया। अब्राम, तुम मुझसे 100 गुना ज्यादा सुंदर हो। ब्रायन। हैमस्टर ने बगल से झांका। उसकी गोल आंखें निरंतर प्राणी होने के नाते पंख वाले ड्रैगन किसी देवता को नहीं मार सकते थे, लेकिन देवता एक दूसरे को मार सकते थे। ड्रैगन राजा ने अब्राम के दिव्य रक्त का इस्तेमाल एक प्राचीन निषिद्ध अनुष्ठान देवताओं की वध संयोजन को शक्ति प्रदान करने के लिए किया। अब्राम स्तब्ध रह गया। क्या मेरे सबसे अच्छे दोस्त ब्रायन ने मुझे धोखा दिया? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ड्रैगन राजा की लंबी तलवार उसके पिता की छाती में घुस गई और वह बस अपने पिता को जमीन पर गिरते हुए देख सकता था। हैमस्टर ने जल्दी से अब्राम की आंखों को ढक लिया और उसे खतरे से दूर खींच लिया। अपराध बोध ने अब्राम के दिल को खा लिया। वह इस दुखद विश्वास से ग्रस्त था कि उसके अपने दिव्य रक्त ने ही उसके पिता को मौत के मुंह में धकेला था। हैमस्टर ने जल्दी से उसे दिलासा दिया, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह ब्रायन था। उसने तुम्हारी दोस्ती को धोखा दिया। उसने दांत पीस लिए, जिद करके बार बार जोर देकर कहा कि उसके पिता मेरे नहीं है। उसकी आवाज में लगभग पागलपन भरी हताशा थी। उसने हिंसक तरीके से हैमस्टर का हाथ झटक दिया और वापस भागने के लिए मुड़ा। अपने पिता को बचाने के लिए दृढ़ था, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह अभी भी जिंदा है। हैमस्टर ने उसकी दृढ़ पीठ को देखा। उसके दिल में एक तेज चुभने वाला दर्द मड़ूड़ रहा था। वह अब्राम को उसकी मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकती थी। वह आगे बढ़ी और उसे पूरी ताकत से गले लगा लिया और हताश होकर चिल्लाई, पसीनो, पसीनो के पिता ने तुम्हें जीने का समय देने के लिए अपनी जान दे दी। तुम मर नहीं सकती। हालांकि अब राह दुख और जुनून में अंधा हो चुका था, इस क्रूर वास्तविकता पर विश्वास करने को तैयार नहीं था कि उसके पिता चले गए हैं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अब्राम, क्या तुम बेवकूफ बने रहोगे? अब्राम ठिठक गया और धीरे से मुड़ा। यह ब्रायन था। वह हवा में अकेला खड़ा था। उसका चेहरा दुखद और लाचारी से भरा हुआ था, लेकिन हैमस्टर की आंखों में वह एक राक्षस जैसा लग रहा था। वह आगे बढ़ी, ब्रायन का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, तुमने अब्राम को धोखा क्यों दिया? तुम ही वजह हो जिसकी वजह से उसने अपने पिता को खो दिया। लेकिन उसने हैमस्टर की बातों को काट दिया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यह सब मेरे पिता की सीक्रेट प्लानिंग थी। मैं भी आपकी तरह आपके पिता की शिक्षाओं के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मैंने उस चाचा को भी खो दिया जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं भी उतना ही दर्द में हूँ जितना तुम। ब्रायन के आंसू भरे शब्द ने अब्राम को कंफ्यूजन में डाल दिया। ब्रायन ने अचानक जोर देकर कहा, हमारा समय खत्म हो गया है। मैं एक गुप्त रास्ता जानता हूँ। मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले जाऊंगा। अब्राम सहज रूप से एकदम पीछे हट गया और ब्रायन को संदेह से देखने लगा। उसकी नजर अनायास से ही ब्रायन की कलाई पर एक चौंकाने वाली निशान पर पड़ गई। यादें उसके सामने तैर गई। कभी डरपोक ब्रायन बिना किसी हिचकिचाहट के एक घातक प्रहार को रोकने के लिए खुद को उसके सामने फेंक दिया था, लेकिन अब क्या हो रहा था? उसका मन उथल पुथल में था। तर्क उसे बता रहा था कि वह ब्रायन पर फिर से भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन भावनात्मक रूप से वह अपनी गहरी दोस्ती को नहीं छोड़ सकता था। अंत में अब्राम ने एक गहरी सांस ली, धीरे से हाथ बढ़ाया और ब्रायन का हाथ थाम लिया। ब्रायन ने अब्राम को देखा। उसके होठ कांप रहे थे। अब्राम, मेरे सबसे प्यारे दोस्त। और इसी के साथ दोस्तों हमारी मानवा होती है खत्म। मिलते हैं एक नई मानवा के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। मिलते हैं, टाटा बाय बाय।